This is Vinit Nanavati. Today we are going to read about harvesting and storage. This is the last part of our chapter. So going into the harvesting मतलब फसल की कटाई. So harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. मतलब जब क्रॉप है यानी जो फसल है वो मैच्योर हो जाती है यानी पक जाती है, उसके बाद जो कटिंग की जाती है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. इन हार्वेस्टिंग व्हाट डू वी डू, आइदर वी विल पुल आउट द क्रॉप यानी कि हम पूरी फसल को खींच लेते हैं या उसको ज़मीन से लगते हुए काट देते हैं. ठीक है, आइदर वी विल पुल आउट द क्रॉप और वी विल कट क्लोज टू द ग्राउंड. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crops to mature. नॉर्मली एक क्रॉप को मेच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं. ठीक है, अब हमारी कंट्री में ज़्यादातर हार्वेस्टिंग किससे की जाती है, तो वो की जाती है सिकल से, जो आपको इस फोटो में दिख रहा है. अपने वागड़ी में बोलते हैं दातड़ा. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिकल, SICKLE. So in India, harvesting is either done manually by sickle or we will do it by machine called harvester. या हम हार्वेस्टर नाम की एक मशीन को बुलाते हैं, वो मशीन भी यही काम करती है, क्या कटाई का काम करती है यानी हार्वेस्टिंग का काम करती है. तो एक बार जो फसल कट गई अपनी, ठीक है, उसके बाद उसके जो बीज है यानी कि जो अपनी ग्रेन है, जो फसल के दाने हैं, उसको जो शाफ है उससे अलग करना पड़ेगा. ठीक है, जो पौधा है, पौधे के अंदर सारे, जैसे भुट्टे की फसल की अपन ने, मकई की है, तो मकई को इंग्लिश में बोलते हैं मेज़, MAIZE. तो मेज़ की है तो उसमें अपने क्या क्या आता है, पूरी फसल आती है, उसमें पत्ते भी आते हैं, ठीक है, जड़ भी आ जाती है, सब आ जाती है, और साथ में मक्के के दाने भी आते हैं. तो भुट्टे को अलग करना पड़ेगा, पहले दानों को अलग करना पड़ेगा. तो वो अलग करने का काम है, वो कहलाता है थ्रेशिंग. जो अपने गांव में आता है ना थ्रेशर, तो वो काम होता है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या है, सो सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग. नोट कर लेना, सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ, CHAFF शाफ, इज कॉल्ड थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों कंबाइन रूप से एक ही मशीन के द्वारा भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कंबाइन. क्या बोलते हैं, कंबाइन. तो कंबाइन वो मशीन है जो हार्वेस्टर का भी काम करती है और थ्रेशर का भी काम करती है. यानी कि हार्वेस्टर यानी फसल की कटाई का भी काम करती है, और थ्रेशर मतलब जो अपने अनाज के दाने हैं, फसल के जो दाने हैं, उनको फूल पत्तियों यानी कि जो उसकी झाड़ है उससे अलग करने का काम भी ये करती है, वो होता है थ्रेशिंग. और हार्वेस्टिंग दोनों मिलके जिस मशीन द्वारा होती है वो है कंबाइन. देखो ये कंबाइन, ये मशीन है, या नीचे से वो कटाई कर रहे हैं, और यहाँ ऊपर वो थ्रेशिंग का काम चल रहा है. ठीक है, और जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम ही ज़मीन होती है, वो कौन से टेक्निक द्वारा थ्रेशिंग करते हैं, विनोइंग. विनोइंग मतलब जैसा आपने को देखा होगा गांव में, पहले क्या करते हैं, फसल को बिछा देते हैं, उस पर या तो ट्रैक्टर चलाते हैं या अपने जो बैल हैं, जो जानवर है, उनको चलाते हैं. तो जो चलाते हैं तो उससे क्या होगा, पौधों में से जो दाने वो निकल आएंगे. ठीक है, अब ये जो मिक्सचर जो पड़ा है अपने पास, उसमें क्या रहेंगे, अनाज के दाने भी रहेंगे, यानी कि जो अपने फसल के दाने वो भी रहेंगे, साथ में फसल का जो पूरा पौधा है, उसके झाड़ है, फूल पत्तियाँ, वो भी रहेंगी. तो विनोइंग वो टेक्निक है जिसमें हम हवा में उनको झाड़ते हैं, तो फूल पत्तियाँ उड़ जाती हैं और जो अनाज है वो नीचे नीचे रह जाता है, एक थप्पी, एक पाइल बन जाती है, वो होता है विनोइंग. फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स.
जब किसान 3-4 महीने मेहनत करता है, उसकी फसल उगाती है, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग कटाई हो जाती है और उसके बाद वो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है, उसको थोड़ा आराम टाइम मिलता है, तो उस टाइम को खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। जो किसान है, मैन वुमेन है, वो पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो उस फेस्टिवल अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं। जैसे कि अपन साउथ इंडिया में जाते हैं, केरल में होता है पोंगल। ठीक है, इधर पंजाब में जाते हैं तो वहाँ पे बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। अपने नॉर्थ इंडिया में इधर की साइड होली सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जब दिवाली के आसपास फसल कटती है तब एक दिवाली की सीज़न आती है। ऐसे बिहू, नबन्या, ये सारी जो फेस्टिवल आते हैं वो फसलों की कटाई से ही जुड़े हुए हैं। सो आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। मतलब 3-4 महीने की मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आता है जिसमें कटाई की जाती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रैप लेडन विथ ग्रेन्स फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड ए सेंस ऑफ वेल बीइंग। मतलब कि वो जो एक नज़ारा है जिसमें कि ये अनाज के दाने सोने के खेत जैसे दिखते हैं। ठीक है, जिसमें फसलें खड़ी हुई हैं, फसलें लगी हुई है, और फसलें कैसी है, लादेन विद ग्रेन्स, जिसमें अनाज के दाने लदे हुए हैं। ठीक है, फील्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय, उससे किसान को देख के बहुत खुशी होती है और उसके सुखी होने का एहसास दिलाती है। क्यों? क्योंकि द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय लेटर। कि उसने जो पहले सीज़न में जो पूरी मेहनत की थी उसका फल अब मिल रहा है, अब उसके लिए रिलैक्स का टाइम आ गया है और थोड़ा बहुत एंजॉय करने का टाइम आ गया है। सो दिस पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाली जो बात है कि ये हार्वेस्ट का जो सीज़न आता है, जो पीरियड आता है, वो पूरे इंडिया में जॉय और हैप्पीनेस लेके आता है। Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu. ठीक है, अब फसल की हार्वेस्टिंग भी हो गई। अब आती है स्टोरेज यानी कि जो फसल कट के आ गई उसको हम कैसे संभाल के रखते हैं। संभाल के क्यों रखनी है? क्योंकि उसमें अगर कीड़े पड़ जाएं, कीड़ों को बोलते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स पड़ जाएं या रेट्स का डर, चूहों का डर रहता है, या और भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भी डर रहता है। तो स्टोरेज इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन आवर कल्टीवेशन और इन आवर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, इन सारे स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप स्टोरेज है, क्योंकि इतनी सारी अपन ने मेहनत की है और अगर हम उस फसल को, उस अनाज को सुरक्षित नहीं रख सकते, वो बिगड़ जाए तो सोचो कितना दुख होगा, कितना नुकसान होगा। तो अगर हमको ये जो क्रॉप ग्रेन्स हैं, ठीक है, यानी अनाज के जो दाने हैं, फसल के जो दाने हैं, क्रॉप ग्रेन्स मतलब फसल के दाने, उनको लॉन्गर टाइम के लिए रखना है तो दे शुड बी सेफ। उनको सुरक्षित रखना हो किससे? मॉइस्चर यानी कि नमी। ठीक है, मॉइस्चर यानी नमी यानी कि पानी। ठीक है, मतलब गीले नहीं होना चाहिए, अनाज गीला नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, छोटे मोटे कीड़ों से, रेट्स चूहों से, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुत छोटे छोटे जीवों से, इन सब से अपन को बचाना होगा। तो हम भी जानते हैं कि जो फ्रेश क्रॉप आती है, जो खेत से निकल के आती है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है। मॉइस्चर ज़्यादा होती है तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो फसल निकल के आई है, जो क्रॉप ग्रेन्स निकल के आए हैं, वी हैव टू ड्राई देम इन सनलाइट। ठीक है, हमको उसको सूर्य की रोशनी में ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म। अगर उसको हम सुखाते नहीं हैं तो क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, या जो छोटे छोटे जो जीव ऑर्गेनिज्म हैं
वो उस पर अटैक कर देंगे, वो उसको खा जाएंगे। तो उससे क्या क्या है कि फसल तो ख़राब होगी, साथ में वो अगली बार के लिए जो बीज बनता था वो भी नहीं बना, जो उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी है, मतलब आगे फिर से उगने की क्षमता है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो देखो यहाँ भी ये बात लिखी है, हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो मॉइस्चर कम करने के लिए सबसे पहला काम जो ग्रेन है उसको सन में ड्राई करना पड़ेगा, सन यानी सूर्य में ड्राई करना पड़ेगा। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो जैसे ही अपन ड्राई कर लेते, सूरज में रख देते हैं, तो जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, बैक्टीरिया, फंगी हैं, वो सब इससे प्रिवेंशन मिल जाता है। फिर आपने देखा होगा कि जो घर पे जो गेहूं है जहाँ पे स्टोरेज करते हैं, वहाँ पे बीच बीच में अपन नीम के पत्ते भी डाल देते हैं, ठीक है, नीम लीव्स भी डाल देते हैं। वो किस लिए? ताकि ये छोटे मोटे इंसेक्ट्स उस पर अटैक नहीं करें, ये वो पैदा, छोटे ऑर्गेनिज्म उसमें पैदा ही नहीं हो, ठीक है। तो नॉर्मली फार्मर है वो स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। तो नॉर्मली फार्मर्स है वो ग्रेन को जूट बैग यानी कि जो अपने बारदान आते हैं, जो थैले बोरे आते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जूट बैग। देखो इतने सारे जूट बैग एक साथ रखे गए हैं, ठीक है। या उसको कहाँ रखे जाते हैं? सिलोज में, यानी कि ये बड़ा बड़ा एक गोदाम बना दिया ये, ठीक है। इस गोदाम में ऐसे बड़े बड़े ड्रम रख दिए, इसको बोलते हैं सिलोज। अब इसके अंदर फसल रख देंगे तो चूहे हुए अटैक, रेट्स अटैक, इस पर अटैक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और ये वाला गोदाम जहाँ इतने सारे जूट बैग रखे हुए वो कहलाती है ग्रेनरीज। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन silos एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स। देखो यहाँ भी बात है कि ड्राइड नीम लीव्स आर used for storing food grains at home. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grains in big godown, specific chemical treatments are required to protect them from pests and organisms. ठीक है। तो अगर ऐसे बड़े बड़े गोदाम हैं, अगर यहाँ पे अपन को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करना है तो हमको केमिकल भी यूज़ करने पड़ेंगे। क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें आती है जो हमें फूड फ्रॉम एनिमल्स मिलता है, इसमें अपने ज़्यादा है नहीं सिलेबस में, और इस प्रकार की फार्मिंग को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री वो आती है जिसमें अपन को एनिमल से अपन को मिलता है, जैसे कि मिल्क किससे मिलता है? काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, इन सब से अपन को मिल्क मिल जाता है। वैसे ही अपन को अलग अलग प्रोडक्ट, फूड आइटम्स मिलते रहते हैं। जैसे कुछ लोग मछलियाँ खाते हैं, मछली पालन का भी एक उद्योग होता है। थोड़ा बहुत अपन आपकी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो अपन बाद में देखेंगे।